कहानी हमें ले चलती है अमेरिका के वेस्टर्न डेजर्ट में, जहाँ का मौसम इतना टफ है कि कभी भी टॉर्नेडो आ जाता है। यहाँ रहते हैं ओसेस ट्राइब के लोग। असल में इनका घर तो अमेरिका के हरे भरे इलाकों में था, लेकिन गोरे लोगों के कत्लेआम से बचने के लिए इन्हें अपनी जमीन छोड़कर रेगिस्तान में शरण लेनी पड़ी। कई सालों तक भटकने के बाद 1872 में ये लोग ओक्लाहोमा की बंजर जमीन खरीद लेते हैं और वहाँ अपनी ओसेस काउंटी बसाते हैं। शुरुआत में हालात बहुत बुरे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में इन्हीं बंजर जमीनों में तेल मतलब पेट्रोलियम निकल आया और देखते ही देखते रातों रात ये लोग दुनिया की सबसे अमीर कौम बन गए। हर घर के पास अनगिनत गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे। खर्चे ऐसे कि अगर गाड़ी खराब हो जाए तो रिपेयर नहीं कराते, सीधे नई गाड़ी खरीद लेते। लेकिन दोस्तों, ये अमीरी भी आधी अधूरी थी, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने एक अजीब सा गार्डियनशिप लॉ बनाया। उसके हिसाब से ओसेस लोग खुद अपने पैसों को मैनेज करने लायक नहीं थे। तो हर ओसेस इंसान को एक गोरा गार्डियन दिया गया जो उनके पैसों को मैनेज करेगा। यानी अपने ही पैसों से सब्जी खरीदने के लिए भी इन्हें गोरे आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी। सीधी भाषा में ये पूरा सिस्टम एक लीगल लूट थी। इसी दौर में हमारी कहानी का हीरो एंट्री करता है, अर्नेस्ट बर्गहार्ट। ये लड़का जंग से वापस आया है और आता ही सीधा पहुंचता है अपने अंकल के पास, विलियम हेल। हेल एक बेहद चालाक, शातिर और अमीर आदमी है। तेल के बिजनेस में तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन उसकी हजारों गायों की रैंच है, बड़ी पोजीशन है और ऊपर से वो ओसेज की भाषा और कल्चर को भी अच्छी तरह जानता है। पॉलिटिक्स से लेकर पुलिस तक हर जगह उसका हाथ है। सीधे शब्दों में हेल उस इलाके का किंग मेकर है। अब अर्नेस्ट की हालत थोड़ी खराब है, पेट में पुराना जख्म है, तो हेल उसे भारी काम नहीं देता, बल्कि कहता है तू गाड़ी चला और खास तौर पर ओसेज औरतों को सर्विस दे। अर्नेस्ट के दो बड़े शौक थे, पैसा और औरतें, और इसी शौक ने उसे पहुंचा दिया ओसेज की लड़की मॉली तक। मॉली एक समझदार औरत है जिसकी फैमिली के पास बहुत बड़ी तेल की रॉयल्टी है। पहली बार जब अर्नेस्ट उसे ड्राइव पर ले गया तो ये बस एक मुलाकात थी, लेकिन अंकल हेल को जैसे ही पता चला कि मॉली अभी तक शादीशुदा नहीं है, उसकी आंखों में डॉलर चमकने लगे। क्योंकि कानून ये कहता था कि अगर कोई ओसेज महिला मरती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिस या पति को मिल जाएगी, और ओसेज लोग आमतौर पर 50 साल से ऊपर जी ही नहीं पाते थे। यानी अगर अर्नेस्ट ने मॉली से शादी कर ली तो उसकी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी, तेल के पैसे सब उसके हाथ आ सकते थे। ये था एकदम लीगल और पक्का क्राइम विद इन द लॉ। अर्नेस्ट अब दिन रात मॉली के पीछे पड़ जाता है। शुरुआत में मॉली बहुत रिजर्व रहती है, उसके हर सवाल का जवाब ओसेज भाषा में देती है ताकि दूरी बनी रहे। लेकिन अर्नेस्ट हार मानने वालों में से नहीं था। धीरे धीरे वो ओसेज की कल्चर सीखता है, उनकी भाषा बोलना शुरू करता है। फिर छोटे मोटे गिफ्ट्स, तारीफों की बारिश और नॉन स्टॉप कोशिशें के बाद आखिरकार मॉली का दिल पिघल जाता है। वो अर्नेस्ट को घर बुलाती है, लेकिन उसकी माँ साफ साफ नाराज हो जाती है। माँ को पता था कि अर्नेस्ट जैसा आदमी पैसों के लिए ही आया है, मगर मॉली अंधी हो चुकी थी। उसे अर्नेस्ट में सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अंकल हेल की चालें अब धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। वो चाहता है कि अर्नेस्ट और मॉली की शादी जल्दी से जल्दी हो, ताकि प्रॉपर्टी के खेल की पूरी मशीनरी चालू हो सके। मॉली को लगा था कि अर्नेस्ट बस दिखावा करेगा, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि ये लड़का काफी सीधेपन से पेश आया, और यही सीधापन अमीर घर की लड़की मॉली को अच्छा लग गया, क्योंकि उसने पहले भी बहुत से गोरों को देखा था जो बस मीठी मीठी झूठी बातें करके पास आते थे। लेकिन अर्नेस्ट का ये बिंदास अंदाज मॉली के लिए कुछ नया था। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। एक दिन जब बहनें इकट्ठा हुई तो छोटी बहन मीनी बोली, ये सारे गोरे हमसे बस हमारे पैसों के लिए शादी करना चाहते हैं। मॉली मान भी गई, बोली हाँ पैसा तो चाहिए, लेकिन मैं बस पैसे के लिए नहीं, घर परिवार भी चाहती हूँ। बड़ी बहन अन्ना भी हामी भरती है, देखो अर्नेस्ट का अंकल हेल खुद बहुत अमीर है, लगता है सच में तुम्हें चाहता है। कुछ ही दिनों बाद मॉली ने अर्नेस्ट का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। वैसे भी कई ओसाज महिलाएं गोरे मर्दों से शादी करती थीं, क्योंकि शादी के बाद उनका पति ही उनका गार्जियन बन जाता, और ये बाहरी सरकारी गार्डियन से कहीं बेहतर था। शादी धूमधाम से हुई, पूरे इलाके में जश्न का माहौल था, लेकिन हेल अंकल की नजरें कुछ और देख रही थी। मॉली की बहन मीनी शादी में फूट फूट कर रो रही थी। असल में वो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। हेल अंकल ने सबके सामने उसे ढांढस बंधाया, यहाँ तक कि ओसाज जनजाति का मंत्र भी पढ़ा उसकी लंबी उम्र के लिए। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद मीनी की मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार पर अर्नेस्ट और मॉली पहुंचे, लेकिन मीनी का पति बिल अर्नेस्ट से आंखें चुराता रहा। अर्नेस्ट को समझ नहीं आया कि ये नफरत क्यों है। तब हेल अंकल ने धीरे से समझाया,
तू समझा नहीं, बिल तुझे अपना दुश्मन मान रहा है क्योंकि अब इस खानदान में सिर्फ 2 ही गोरे दामाद बचे हैं। बिल और तू 4 बहनों में से एक तो मर चुकी थी, बाकी तीनों भी बीमारियों से घिरी हुई। मॉली को डायबिटीज थी, माँ भी अब अंतिम सांसों पर थी। यानी जैसे जैसे घर वाले मरेंगे, सारा तेल का पैसा सीधे इन 2 गोरे दामादों में बांटा जाएगा। पहले बिल अकेला खेल रहा था, लेकिन अब तू आ गया तो उसका हिस्सा आधा हो जाएगा। हेल अंकल को तो साफ शक था, मिनी की मौत कोई नेचुरल नहीं थी। जरूर बिल ने ही जल्दी वारिसी पाने के लिए चाल चली होगी। हेल ने अर्नेस्ट को सख्त हिदायत दी, मॉली के परिवार की दौलत पर नजर रख, ये पूरा खजाना तुझे ही समेटना है, बिल को 1 इंच भी मत लेने देना। कुछ महीनों बाद मॉली की माँ की हालत और बिगड़ गई। घर वाले रोज रोज उसके पास इकट्ठा होते, लेकिन तभी एक और सदमा आया। बड़ी बहन अन्ना को किसी ने गोली मार दी और सीन को ऐसा बनाया जैसे उसने खुदकुशी कर ली हो। और अन्ना की मौत से पहले ही एक और ओसाज आदमी रहस्यमय तरीके से मारा गया। असल में ये कोई पहली घटना नहीं थी। हर कुछ महीनों में एक एक करके ओसाज लोग मारे जाते थे, लेकिन पुलिस हर बार वही ढर्रा अपनाती, ये तो एक्सीडेंट है या फिर खुदकुशी। लेकिन अब तो मौतें इतनी ज्यादा हो गईं कि जनजाति का सब्र टूट गया। ओसाज लोगों ने आपात सभा बुलाई। उनका चीफ बोला, ये सारी मौतें हमारी दौलत की कीमत है, हमारे तेल पर गिद्ध मंडरा रहे हैं। जब तक हमारी खाल तक नहीं उधड़ी, ये गोरे चैन से बैठने वाले नहीं। लेकिन चीफ ने साफ कहा, अब हम और पीछे नहीं हटेंगे। हम पहले भी पीछे हटते रहे, पर हमें कभी शांति नहीं मिली। अब चाहे पूरी कौम मिट जाए, पर हम इसी जमीन पर खड़े रहेंगे। जनजाति ने तुरंत $5000 का इनाम घोषित किया। जो भी हथियारों को पकड़ेगा उसे ये रकम दी जाएगी। मॉली ने भी अपनी तरफ से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया। हेल अंकल भी नाटक करने लगा, हाँ ये मौत बहुत दुखद है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, चीफ ने अपने लोगों को वॉशिंगटन भेजा ताकि फेडरल सरकार को दखल देने के लिए मनाया जा सके, क्योंकि लोकल पुलिस तो पूरी तरह से बेकार साबित हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद अन्ना के फ्यूनरल की तैयारी हो रही थी। तभी अर्नेस्ट को एक और झटका लगा। उसने देखा उसका दुश्मन बिल मॉली की छोटी बहन रीटा के साथ चक्कर चला रहा था। अर्नेस्ट दांत पीस कर रह गया। सोचा, ये बंदा तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। और सच कहूँ तो पूरा कस्बा ही ओसाज का खून चूसने पर तुला हुआ था। यहाँ तक कि ताबूत बेचने वाले भी ओसाज से हजारों डॉलर वसूलते, जबकि वही ताबूत गोरे आदमी को 100-200 में बेचते थे। सीधी बात, पूरे टाउन के गोरों ने ओसाज को कसाई खाने की सुअर समझ लिया था। हर कोई बस सोच रहा था कि कौन कितना निचोड़ सकता है। अर्नेस्ट के लिए ये सब देखना मुश्किल हो रहा था। उसने मन में सोचा, ये लोग मुझे भी थोड़ी तो इज्जत दे सकते थे। कफन की दुकान का मालिक अर्नेस्ट को देखकर हंसते हुए बोला, भाई तू तो रोज गोश्त खाता है, अब हमारी भी तो बारी है ना, हमें भी एक घूंट सूप पीने दे। तुझे अगर कफन महंगा लग रहा है तो बिना कफन के जमीन में गाड़ देना। बेचारा अर्नेस्ट मुंह लटकाए रह गया। अंदर से कितना भी गुस्सा आया हो, लेकिन कर भी क्या सकता था। सामने खड़े इन सफेद लोगों का लालची और गंदा चेहरा देखकर मोली के दिल में आग धधक उठी। इसी बीच वो प्राइवेट डिटेक्टिव भी आ पहुंचा जिसे मोली ने हायर किया था। काफी तजुर्बेकार इंसान था। बस कुछ ही दिनों की जांच के बाद उसने चौंकाने वाला सच सामने रख दिया। असल में एना की हत्या से पहले वो प्रेग्नेंट थी। ये बच्चा किसका था ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन डिटेक्टिव को पूरा भरोसा था कि वो इस रहस्य तक जरूर पहुंचेगा। ये सुनते ही अर्नेस्ट का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि उसे शक था कि ये बच्चा शायद उसके कजिन हेल के बेटे का हो सकता है। एना हमेशा से हेल के बेटे के काफी करीब रही थी। उधर मॉली की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। डायबिटीज का असर दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। हेल ने यहाँ भी अपनी दरियादिली दिखाई। उसने मोली को इंसुलिन दिलवाया, वो भी अमेरिका की सबसे महंगी दवा, जो पूरे देश में उस वक्त 5 से भी कम लोग खरीद पा रहे थे। कुछ दिन तक मोली को राहत मिली, लेकिन तभी एक और डरावनी खबर आई। वो प्राइवेट डिटेक्टिव जिसने सच्चाई की डोर पकड़ ली थी, होटल में ही मारा गया। साथ ही जो बंदा वॉशिंगटन डीसी जाकर सरकार से मदद मांगने निकला था, वो भी गायब हो गया। सबको यकीन था उसे भी रास्ते से हटा दिया गया है। मॉली का डर अब हकीकत बन चुका था। उसे लगने लगा अगला नंबर उसी का है, इतना कि वो इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने से भी डरने लगी। आखिरकार उसने एक ही इंसान पर भरोसा किया, अर्नेस्ट। मजबूरी में अर्नेस्ट को ही उसे इंजेक्शन लगाने पड़े, लेकिन उसकी माँ भी कुछ ही दिनों चल बसी। अब मॉली और अर्नेस्ट के पास सिर्फ एक बड़ा सहारा बचा था, हेल बाहर से तो बेहद शफकत वाला इंसान बना रहा था। अक्सर छोटे जोड़े को खाने पर बुलाता, उन्हें अपनापन दिखाता, लेकिन असलियत में वो ओसेज हत्याओं का असली मास्टरमाइंड था। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि इलाके के नामी कातिल भी उसी के इशारों पर काम करते। लालच भी हद से ज्यादा था। किसी ओसेज इंसान ने उससे कर्ज लिया और चुका नहीं पाया, हेल उसी पर भारी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता,
फिर उसकी हत्या कर देता और पैसे डकार जाता। एक बार फिर अर्नेस्ट से गड़बड़ हो गई। उसने कातिल तक संदेश ठीक से नहीं पहुंचाया और हत्या का सीन गलत तरीके से दिखाया गया। लोग समझ गए कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं। शहर में खबर फैल गई और ओसेज लोग सहम गए। कई लोग डर के मारे यहाँ से भाग निकले, लेकिन हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस अब तक इतने मौतों की आदी हो चुकी थी कि मामले को हाथ लगाने की जहमत तक नहीं उठाती थी। एक रात अर्नेस्ट और मॉली गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक हुआ एक धमाका। पूरा घर हिल उठा। अर्नेस्ट बाहर भागा तो देखा कि विस्फोट रीटा और बिल के घर में हुआ है। लाशें चिथड़ों में बिखरी पड़ी थीं। मॉली को जब ये खबर मिली, उसका दिल चीर गया। रोते रोते उसकी सांसें टूटने लगीं। अगले दिन हेल भी वहां आ पहुंचा। खून और मलबे के बीच खड़ा हुआ वो पुलिस को समझा रहा था, असल में रीटा और बिल की हत्या का असली मास्टरमाइंड भी वही था। लेकिन इस बार उसका भी माथा ठनका। शायद उसके बेवकूफ भांजे अर्नेस्ट ने फिर से संदेश गड़बड़ पहुंचाया था। अब मॉली अपनी पूरी फैमिली में अकेली बची थी। उसका दिल अब सिर्फ एक ख्वाहिश से धड़क रहा था, अपनी बहनों की मौत का बदला लेना। बीमार होने के बावजूद उसने एक बहाना बनाया कि वो कहीं धार्मिक काम के लिए जा रही है, लेकिन असलियत ये थी वो सीधा वॉशिंगटन डीसी पहुंची। वहां उसने इंडियन अफेयर्स कमेटी के जरिए सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। मॉली ने पूरी दास्तान सुनाई, कैसे ओसेज लोगों को सुनियोजित ढंग से मारा जा रहा है और कैसे स्थानीय पुलिस सब जानते बूझते भी चुप बैठी है। ये अपील काम आए। केंद्र सरकार ने तुरंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजने का फैसला किया, लेकिन हेल तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने ठान लिया मॉली को जिंदा नहीं छोड़ना है। उसने डॉक्टरों को आदेश दिया कि इंसुलिन की डोज में जहर मिला दिया जाए। अर्नेस्ट अब बेचैन था। दिल कह रहा था ये हद से ज्यादा है, ये उसकी बीवी है। लेकिन हेल अपने शब्दों का उस्ताद था। उसने अर्नेस्ट को समझाया, देखो बेटा, ये लोग वैसे भी लंबी उम्र नहीं जीते, तुम्हारी बीवी भी जल्द मरने वाली है। अगर थोड़ी जल्दी उसे मुक्ति मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? सोचो, उसे और पीड़ा नहीं होगी और ऊपर से हमें भी फायदा होगा। अर्नेस्ट की रीढ़ में उतनी ताकत थी ही नहीं। प्यार से ज्यादा वो पैसे और हेल के डर के सामने झुक गया। अब मॉली के शरीर में जहर घुलने लगा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। लगता था किसी भी पल उसकी सांसें थम जाएंगी। लेकिन तभी केंद्र सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ओसेज काउंटी पहुंच गई। उनका पहला निशाना अर्नेस्ट बना। टीम ने सीधे उसी को घेरा। बेचारा इतना घबरा गया कि मौके पर ही पसीना पसीना हो गया। डर के मारे कांपते हुए वो सीधा हेल के पास भागा। अब क्या करें, अब कैसे बचें? लेकिन हेल ठंडे दिमाग से बोला, इस वक्त चुप रहो, ज्यादा बोलोगे तो फंसोगे, बाकी की बातें सही मौके पर करेंगे। अब कहानी और भी उलझती जा रही थी। ये पूरा झंझट उस बेवकूफ भांजे से शुरू हुआ जिसने हर काम गड़बड़ कर दिया था। काले दिल वाला बूढ़ा, जिसे सब ब्लैक ओल्ड मैन कहते थे, अब खुद मैदान में उतर आया। उसने साफ समझ लिया था कि अब किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स, उन हथियारों और भाड़े के टट्टुओं को एक एक करके खत्म करना शुरू किया। उसके लिए सबसे जरूरी था कोई भी गवाह जिंदा न बचे, ताकि आने वाले वक्त में पुलिस या जज के सामने कोई सच उगल न पाए। लेकिन ये सब करते करते उसने एक और चाल चली। अर्नेस्ट, उसका प्यादा, अगर कभी पकड़ा गया तो पूरा खेल बिगड़ सकता था। इसलिए बूढ़े ने उसे एक वसीयत पर साइन करवाने का दबाव बनाया। उस वसीयत में लिखा था, अगर अर्नेस्ट के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी पत्नी या बच्चे नहीं, बल्कि ये पूरा व्हाइट फैमिली ही उसकी संपत्ति का वारिस बनेगा। अर्नेस्ट का दिमाग घूम गया, ये क्या तमाशा है? लेकिन बूढ़े ने बड़ी सफाई से समझाया, तू ही क्यों, मैं और मेरे बेटे भी यही वसीयत साइन करेंगे। बस प्रिकॉशन है, ताकि अच्छा खासा पैसा किसी और हाथ न लगे। और उसने ये भी याद दिलाया कि उसके ऊपर ताकतवर लोग बैठे हैं, उसके पास टॉप क्लास वकील हैं और अर्नेस्ट को कुछ नहीं होगा। मजबूरी में अर्नेस्ट ने भी दस्तखत कर दी। इधर पुलिस की जांच तेज हो रही थी। एक हत्यारा जिंदा पकड़ा गया। उसने पूछताछ में सब उगल दिया, किसने उसे काम पर रखा, किसने पैसे दिए, और उस नाम ने तो सबको हिला दिया, अर्नेस्ट खुद। अब अर्नेस्ट भी गिरफ्तार हो गया और थोड़े वक्त बाद बूढ़ा भी अरेस्ट हुआ। लेकिन हैरानी देखिए, ये चालाक बूढ़ा खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण कर आया। उसका इरादा साफ था, मीडिया और जनता को दिखाना कि देखो, एक बुजुर्ग आदमी जो बैसाखी के बिना चल भी नहीं सकता, जो समाज सेवी है, पैसा भी है, भला वो कैसे हत्यारा हो सकता है? अर्नेस्ट अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि बूढ़ा उसे बचा लेगा, जबकि उस पकड़े गए हत्यारे ने सब साफ बोल दिया था। ब्लैक ओल्ड मैन ने कहा था कि अगर अर्नेस्ट बाहर आया तो उसे ही खत्म कर दो। ये सुनकर अर्नेस्ट का दिल चकनाचूर हो गया। उसे समझ आया कि वो हमेशा से सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था। इधर पुलिस ने अर्नेस्ट को एक मौका दिया, अगर तू गवाह बन जाए, सब सच बोल दे, तो तेरी सजा कम हो सकती है और हम तेरी पत्नी मोली और बच्चों की भी सुरक्षा करेंगे। असल में मोली की हालत खराब थी।
लेकिन जांच टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया, इलाज करवाया और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। अर्नेस्ट ये देखकर दंग रह गया कि उसकी बीवी पर कितना जुल्म हुआ है। उसे पॉइजन देकर बीमार रखा गया था और मॉली को भी सब मालूम था, पर उसने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया होता तो शायद तुरंत मौत मिलती। अब अर्नेस्ट के पास दो रास्ते थे, या तो गुनाह छिपाता रहे और उस बूढ़े के साथ डूबता रहे, या फिर सब कुछ सच बोल दे और अपनी बीवी बच्चों को बचा ले। उसने तय कर लिया कि वो गवाही देगा, लेकिन कोर्ट में बूढ़े को देखते ही फिर से उसका दिल डगमगा गया। वकील और जज सब बूढ़े के इन्फ्लुएंस में थे। वकील ने तो सीधा कोर्ट से कहा, हमें अर्नेस्ट से निजी मुलाकात करनी है, और जज ने मान भी लिया। फिर अर्नेस्ट को बूढ़े के घर बुलाया गया। जब वो वहाँ पहुंचा तो क्या देखता है, वहाँ तेल कंपनियों के बड़े बड़े मालिक, सरकारी अफसर सब बैठे हैं। सबके हाथ गुनाह से रंगे थे। सब डर रहे थे कि अगर बूढ़ा फंस गया तो उनकी भी पोल खुल जाएगी। वकील ने इमोशनल ड्रामा शुरू किया। अगर तू गवाही देगा तो लोग तुझे ही गुनहगार कहेंगे। अपने ही सगे का गला काटा तूने, क्या तू ये बोझ उठा पाएगा? फिर लॉजिक भी दिया, पुलिस तुझे बचाएगी, ये सब धोखा है। बूढ़ा ही तुझे बचा सकता है, उसके साथ रह, वरना तेरा भी कचरा साफ हो जाएगा। बेचारा अर्नेस्ट फिर से धोखे में आ गया। उसने खुद को समझा लिया, हाँ, बूढ़ा मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन किस्मत ने उसका इल्यूजन तोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी छोटी बेटी बीमारी से मर गई। अर्नेस्ट अंदर से चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने बूढ़े को बचने दिया तो मॉली और बाकी बच्चे भी जिंदा नहीं बचेंगे। इस बार अर्नेस्ट पलट गया। अगले कोर्ट में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। साफ कह दिया, हाँ, मैंने ही बूढ़े के कहने पर भाड़े के हत्यारे रखे और मोली की 3 बहनों की हत्या करवाई। उसने बूढ़े के गुनाह भी उगल दिए और अपनी लालच भरी मूर्खता भी मान ली। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन ने पूछा क्या मोली से शादी भी इसी बूढ़े की चाल थी ताकि उसकी दौलत पर कब्जा किया जा सके, तो अर्नेस्ट ने गुस्से में इनकार कर दिया। कोर्ट खत्म होने के बाद मोली ने उससे आखिरी बार मुलाकात की। उसने सीधा पूछा, क्या तूने सब सच बताया? अर्नेस्ट ने कहा, हाँ, अब मेरी आत्मा हल्की हो गई है। मैंने सब उगल दिया ताकि तुझे और बच्चों को बचा सकूं। फिर मोली ने आखिरी सवाल किया, और वो दवाइयाँ जो तू मुझे देता था वो क्या थी? अर्नेस्ट का चेहरा उतर गया। वो हकला गया। जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और मॉली समझ गई, अब इन शब्दों का कोई मतलब नहीं। वो चुपचाप उठी और चली गई। असली इतिहास में अर्नेस्ट और बूढ़े दोनों को उम्र कैद हुई थी, लेकिन बूढ़े ने रिश्वत दी और जेल से निकल गया। 87 साल तक आराम से जिया। अर्नेस्ट भी सालों बाद माफ कर दिया गया और वापस ओसेज काउंटी लौट आया। और मॉली, बेचारी मॉली, जिसने इतना सब सहा, आखिर 1937 में सिर्फ 50 साल की उम्र में बीमारी से चल बसी। उसकी मौत के बाद उसने बस एक बात दर्ज करवाई, मैं ओसेज खून से पैदा हुई और ओसेज खून से ही मरी। लेकिन उसने अपने कातिलों का कहीं जिक्र नहीं किया। यहीं ये दिल दहला देने वाली कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच इंसान को कितना अंधा कर सकता है, लेकिन सच चाहे जितना दबा दिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। ये फिल्म सिर्फ अतीत की नहीं है, ये हमें आज भी सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई जात और कोई दौलत नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि लालच ही इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी है? उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। आपसे फिर मिलते हैं और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।